हेलो, वेलकम टू परचम। मैं पूजा आप लोगों का परचम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और अभी जो हमारा डिस्कशन का मुद्दा है वो है ओबीसी बिल। आप लोगों ने न्यूज़ चैनल देखा होगा और कल ही राज्यसभा में ये बात डिस्कस हो रही थी ओबीसी बिल पे। इसके पहले लोकसभा के द्वारा ओबीसी बिल को पास कर दिया गया था और कल राज्यसभा ने भी इस ओबीसी बिल को पास कर दिया। अब ये बिल राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट के पास जाएगा और उस पर साइन होने के बाद ये बिल जो है वो पास कर दिया जाएगा। और बिल पास होने के बाद बोला जा रहा है कि ये 105 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा। तो मैं एक छोटी सी बात आपको ब्रीफ करना चाहती हूँ कि बिल और एक्ट थोड़ा सा डिफर करते हैं। बिल पहले लोकसभा मतलब किसी भी हाउस में रखा जा सकता है, तो बिल पहले लोकसभा या राज्यसभा में रखा जाता है और फिर जब प्रेसिडेंट के उस बिल पे साइन हो जाते हैं तो वो बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना होता है कि सारे के सारे बिल जो हैं वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाएं। हो सकता है किसी बिल पे राष्ट्रपति साइन करने से मना कर दें, वीटो पावर यूज़ कर दें, या फिर कोई बिल है जिस पे डिस्प्यूट हो, राज्यसभा या लोकसभा उस बिल को पास करने से मना कर दें। तो बिल की संख्या अलग होती है और हमारे एक्ट की संख्या अलग होती है। तो यहाँ पर जो बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास किया गया है वो 127 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। अगर अब इसमें प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं तो ये 105 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बन जाएगा। तो ये मुद्दा क्या है, कहाँ से ये मुद्दा शुरू हुआ, क्या टॉपिक ऑफ डिस्कशन है और क्या बड़े निर्णय या फिर चेंजेस किए गए हैं, वो सारी बातें आज हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है। अच्छा, डिस्कशन से पहले मैं एक बात बता दूं कि एक बार लिंक को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे वो लोग भी इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को समझ सकें। क्योंकि आने वाले एग्जाम में चाहे वो वनडे एग्जाम हो, वहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, और आप अगर मेंस राइटिंग करने के बारे में सोच रहे हैं तो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकता है। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो जब मैं इस वीडियो को बना रही थी कल, तभी ये प्रोसीडिंग चल रही थी राज्यसभा में। किस पर? 127 अमेंडमेंट बिल पर ये प्रोसीडिंग चल रही थी। ठीक है, इसके पहले लोकसभा के द्वारा इस बिल को पास कर दिया गया था। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ। देखिएगा, ये जो ओबीसी लिस्ट होती है, ओबीसी लिस्ट आपने देखा होगा, स्टेट में ओबीसी अलग होते हैं और सेंट्रल लेवल पे ओबीसी अलग होते हैं। ये सब विवाद कहाँ से शुरू होता है? ये बात शुरू होती है 5 मई में। 5 मई आप लोग ने सुना होगा 2021 में मराठा रिजर्वेशन की बात महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने की थी। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा 16% मराठा रिजर्वेशन देने की बात की थी। स्टेट में उन्हें ओबीसी बताया गया था। गायकवाड़ कमेटी की रिकमेंडेशन से मराठास को ओबीसी क्लास में डाला गया था। तो स्टेट ने मराठास को ओबीसी बता दिया और उनको 16% रिजर्वेशन दे दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास जब इसे चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे नल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये जो 50% का कैप होता है, 50% से ज़्यादा आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते, तो उस कैप को ये ब्रीच करता है, पहली चीज़ तो ये। और ये अधिकार स्टेट को नहीं है कि वो अपनी ओबीसी लिस्ट बनाए। तो ये इसके पहले वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का। उसी वर्डिक्ट के अगेंस्ट ये जो लोकसभा में और राज्यसभा में बिल पास किया जा रहा है। और जब लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास किया जा रहा है तो इसमें कहा जा रहा है कि स्टेट के पास पावर होगी कि वो अपनी एक ओबीसी लिस्ट तैयार कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो करती ही है अपनी ओबीसी लिस्ट तैयार, साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी अदर बैकवर्ड क्लास के इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल और एजुकेशनल जस्टिस के लिए जो है वो अपनी सेपरेट लिस्ट तैयार कर सकती है। इसी से रिगार्डिंग ए बिल पास किया जा रहा है। अब आइए हम न्यूज़ को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था, लोकसभा ने इस बिल को पास किया और कहा कि रिस्टोर द पावर ऑफ स्टेट टू मेक देयर ओन अदर बैकवर्ड क्लासेस या कास्ट लिस्ट। तो लोकसभा में कहा गया कि स्टेट के पास पावर है कि वो अपनी ओबीसी लिस्ट बना सकती है। अच्छा, जब कोई भी बिल पास होता है, जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास होता है तो उस पर कभी भी ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। मतलब लोकसभा और राज्यसभा से दोनों केस में अलग अलग बिल आपको पास कराने होते हैं। ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन जो है वो अमेंडमेंट के केस में नहीं होता। तो बिल्कुल यहाँ पर भी अलग अलग लोकसभा और राज्यसभा से इस बिल को पास कराया गया। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, हमेशा डिस्प्यूट्स होते हैं, हमेशा बहस होती है, लेकिन पहली बार हमारा मानसून सेशन ऐसा था कि जिसमें एक प्रॉपर तरीके से डिस्कशन हुआ और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था, किसी भी पार्टी का लीडर ऐसा नहीं था जिसने इसके अपोजिट वोट डाला हो, अगेंस्ट में वोट डाला हो। सभी लोगों ने इसके फेवर में वोट डाला। तो 385 मेंबर्स सभी लोगों ने इसके फेवर में वोट डाला है। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है। क्यों? सभी लोग बोल रहे हैं कि ओबीसी को वो नाराज़ नहीं करना चाहते हैं, स्पेशली यूपी, क्योंकि अपकमिंग समय में क्या है, वहाँ पर इलेक्शन भी है। इसलिए किसी ने भी अगेंस्ट में वोट नहीं डाला लोकसभा में। सभी लोगों ने इस बिल पर सहमति बता दी।
अब जब बिल को पास किया गया यहाँ पर, तो स्पेशल मेजॉरिटी के साथ इस बिल को पास किया गया। अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आर्टिकल नंबर 368 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बातें करता है, और ये बात हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में साउथ अफ्रीका से ली है। ठीक है, हमारे देश में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो 3 तरीके से हो सकती है, जिनमें से एक होती स्पेशल मेजॉरिटी, मतलब विशेष बहुमत। जो 2/3 मेंबर होते हैं प्रेजेंट और वोट करने वाले, उनसे जब बिल पास होता है तो उसको हम स्पेशल मेजॉरिटी कहते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा से स्पेशल मेजॉरिटी के साथ इस बिल को पास किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और बात की गई है, डिमांड ऑफ रिमूवल ऑफ द 50% कैप ऑन रिजर्वेशन। तो कांग्रेस और दूसरी बड़ी अपोजिशन पार्टी के द्वारा, सभी लोगों के द्वारा ये डिमांड की गई, जो 50% का कैप है रिजर्वेशन पे, वो हटा देना चाहिए। क्योंकि इसके पहले मैंने मराठा रिजर्वेशन की बात की, वहां पर ये 50% का जो कैप था वो ब्रीच हो रहा था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को डिनाई कर दिया था और मराठा रिजर्वेशन देने की बात को नहीं माना था। अच्छा, ये 50% कैप आया कहाँ से? तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और फेमस केस था 1992 का, जिसको हम इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस कहते हैं। तो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था, उसके बाद मंडल कमीशन बनाया गया था और उन्होंने ही 50% कैप जो है वो लगाया था रिजर्वेशन में कि कोई भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं देगी, चाहे वो एजुकेशनल सेक्टर हो, सोशल सेक्टर हो, या फिर इकोनॉमिक जस्टिस की बातें हो रही हो। साथ ही साथ यहाँ पर एक और बात यहाँ पे पूरे डिस्कशन में उठाई गई, क्योंकि हमारे यहाँ भी ये सेंसस चल रहा है, हमारे यहाँ जनगणना चल रही है, हर 10 साल में जो है वो सेंसस होता है। लेकिन कभी भी जो सेंसस है, अभी ओबीसी या फिर कास्ट को ध्यान में रखते हुए सेंसस नहीं किया गया। तो यहाँ पर बात हो रही है कि इस बार जो सेंसस हो रहा है वो कास्ट सेंसस हो, अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग जो क्लासेस हैं उनके लिए अलग अलग सेंसस का या जनगणना का डाटा यहाँ पर लाया जाए कि कौन सी मेजॉरिटी है, कौन सी माइनॉरिटी, और किस हिसाब से वेलफेयर के काम करने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, चाहे बीजेपी के लीडर हो या समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हो, काफ़ी सारे यहाँ पे जो लीडर्स हैं अलग अलग पार्टी के, सभी लोगों ने कास्ट सेंसस के लिए यहाँ पर आवाज़ उठाई, कि डिमांड की है कि कास्ट सेंसस होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ये बिल किसने पेश किया है? अगर हम बात कर रहे हैं तो ये पूरा का पूरा बिल कौन ने पेश किया है? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर वीरेंद्र कुमार, इनका नाम याद रखेंगे, वीरेंद्र कुमार, जो कि सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं। इनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 127 पास किया गया है, और इसमें कहा गया है कि 671, जो कि 1/5 है आपके ओबीसी का, 1/5 है आपके ओबीसी का, 671 जो कास्ट है वो हम इस ओबीसी लिस्ट से क्या करेंगे, बाहर करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं। अब उन लोगों को मदद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ और दूसरी कास्ट को हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, और सभी लोगों को इकोनॉमिक जस्टिस देने की बात यहाँ पर की गई है। तो 671 कास्ट जो है वो इनको हटाने की बात और दूसरी कास्ट को इंक्लूड करने की बात इस बिल में की गई है। अगर ये बिल पास हो जाता है तो ये 105 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के रूप में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी बात है, ये मुद्दा कहाँ से शुरू होता है, जरा उस पर नजर डालते हैं। तो ये मुद्दा शुरू होता है एनसीबीसी से, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, देखिए 2 तरीके की बॉडीज होती हैं, एक होती है स्टैच्यूटरी बॉडी और एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये जो हमारा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ऐसी कोई बॉडी थी नहीं, ये 2018 में बनी, और 2018 पर के बाद ही नेशनल कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गया, मतलब एक संवैधानिक निकाय बन गया। इसके पहले एक स्टैच्यूटरी बॉडी हुआ करता था। देखिएगा, डिफरेंस ये होता है, जब कोई भी बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन किसी एक्ट के जरिए बनते हैं, किसी एक्ट के जरिए बनते हैं तो वो स्टैच्यूटरी बॉडी होती है, और जब किसी अमेंडमेंट के जरिए या फिर किसी आर्टिकल जिसका उल्लेख हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होता है तो वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। तो सबसे पहले अगर हम मंडल आयोग और काका कालेलकर आयोग की बात करें तो उन लोगों ने ओबीसी या बैकवर्ड क्लासेस के वेलफेयर के लिए एक कमीशन बनाने की बात की थी। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या पार्लियामेंट के द्वारा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993 पास किया था, और उसके हिसाब से ही नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस चल रहे थे। ठीक है, लेकिन हमने 123 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2017 में पास किया था, और फिर ये 102 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बन गया, और 102 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो एनसीबीसी के बारे में बात करता है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की बात करता है। अब नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस क्या कहती है? ये कहती है, अगर यहाँ पर आप किसी भी जाति को, कम्युनिटी को ओबीसी बनाना चाहते हैं तो आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, किससे?
एनसीबीसी से। आप अपनी मर्जी से किसी भी कास्ट को जो है वो ओबीसी में नहीं डाल सकते, आपको कंसल्ट करना पड़ेगा किससे, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस से। अच्छा, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है जो उसके हेड होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। मतलब आप यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये जो मुद्दा हो गया ओबीसी लिस्ट का, ये किसका हो गया, सेंट्रल लिस्ट का मुद्दा हो गया। मतलब अगर किसी कास्ट को आपको ओबीसी बनाना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लगेगी, एक तरीके से आप ये कह सकते हो। जहां आप एक तरफ बातें करते हो फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में, संघीय ढांचे के बारे में कि हम सेंट्रल और स्टेट दोनों को पावर देते हैं, और वहीं पर आपने ये पूरी की पूरी पावर अपने पास रख ली, तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का यही कहना है कि हमको भी पावर चाहिए। हो सकता है कि हमारे यहाँ पे जो ओबीसी में आता हो वो सेंट्रल लेवल पे जनरल लेवल पर आता हो, ये सेंट्रल लेवल पे एससी एसटी पे आता हो, कि हर एक स्टेट की अपनी अलग कम्युनिटी है, अपनी अलग एक इकोनॉमिक वीकनेस या बैकवर्ड क्लासनेस है। तो इसलिए यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है कि हम अपनी अलग सेपरेट लिस्ट बनाना चाहते हैं। तो बिल्कुल इसी से रिगार्डिंग ये बिल यहाँ पर पास किया जा रहा है। अब देखिएगा यहाँ पर 102 नंबर पे जो बात की गई थी तो उसी बात को यहाँ पर रिस्टोर किया गया और कहा है पावर ऑफ स्टेट टू आइडेंटिफाई बैकवर्ड क्लास। अब स्टेट के पास भी पावर होगी कि वो बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई कर सके और अपनी लिस्ट में शामिल कर सके। और साथ ही साथ यहाँ पर जो के वेणुगोपाल है उन्होंने आर्टिकल 15 क्लॉज 5 और आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के बारे में भी कहा है कि बिल्कुल ये जो लोग हैं, ये जो सारे आर्टिकल हैं, ये एजुकेशनल सेक्टर में, इकोनॉमिक सेक्टर्स में जो हैं वो अदर बैकवर्ड क्लास एससी और एसटी के रिजर्वेशन की बात करते हैं। साथ ही साथ अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लगता है, राष्ट्रपति या संसद को लगता है, तो वो किसी भी कम्युनिटी को ओबीसी सेक्टर में डाल सकती है, अदर बैकवर्ड क्लासेस में डाल सकती है। तो बिल्कुल यहाँ पर रिजर्वेशन से रिलेटेड जो ओबीसी के प्रोविजंस है वो आपको आर्टिकल 15 क्लॉज 4, 15 क्लॉज 5 और 16 क्लॉज 4 में देखने को मिल जाएंगे। बात क्लियर हो रही है? तो इतनी चीजें यहाँ पर की गई हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ और 2 आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। जो 102 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसमें 2 आर्टिकल्स थे। एक है आर्टिकल 338B। 338B जो है वो हमारा एनसीबीसी कैसे बनेगा, उसके प्रोविजंस कैसे होंगे, मेंबर्स कौन होंगे, पावर्स क्या होंगी, शक्तियां कौन होंगी और किस तरीके से ये नई ओबीसी लिस्ट को तैयार करेगा। तो एनसीबीसी की पावर और शक्तियों के बारे में आर्टिकल नंबर 338B में डिस्कस किया गया था। एक और आर्टिकल जो 102 में जोड़ा गया था वो आर्टिकल था 342A। अब इसके 2 क्लॉज, मतलब 342A सब क्लॉज ए और 342A सब क्लॉज 2 जो है वो जोड़ा गया था आर्टिकल अमेंडमेंट नंबर 102 से। अभी जो 127 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रहा है, इसके बाद हो सकता है 342 क्लॉज 3 यहाँ पर एड ऑन कर दिया जाए। अब ये लोग क्या क्या बातें करते हैं जरा हम सुन लेते हैं। अब आर्टिकल नंबर 342A जो है वो सेंट्रल लिस्ट के लिए बात करता है कि ओबीसी अगर कोई व्यक्ति है या ओबीसी कोई कम्युनिटी आपको डिक्लेयर करनी है तो ये सेंट्रल लिस्ट का मुद्दा होगा। प्रेसिडेंट और गवर्नर से कंसल्ट करके ही आप ऐसा कर सकते हैं और सोशल और इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। मतलब पूरी की पूरी बात किसके अंडर थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर थी। लेकिन यहाँ पर जो आर्टिकल नंबर 342 क्लॉज 3 यहाँ पर ऐड किया जा रहा है उसमें ये बोला गया है कि नहीं, सेंट्रल अपनी लिस्ट अलग बनाएगा और स्टेट अपनी लिस्ट अलग से इंट्रोड्यूस कर सकता है। तो ये एक नया प्रोविजन यहाँ पर एड ऑन करने की बातें की जा रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ और अदर डेवलपमेंट ओबीसी के लिए करने की बात इस अमेंडमेंट बिल में कही जा रही है। यहाँ पर बात हो रही है क्रीमी लेयर के बारे में। आप सभी लोगों ने सुना होगा कि जो हमारी ओबीसी है उसमें 2 क्लासेस होती हैं, एक क्रीमी लेयर होती है और एक नॉन क्रीमी लेयर होती है। जिनकी इनकम ज़्यादा होती है वो क्रीमी लेयर में कंसिडर होते हैं। तो क्रीमी लेयर को वापस से डिफाइन करने की ज़रूरत है, ऐसा इस मानसून सेशन में पार्लियामेंट में बात उठाई और इस पूरी बात को उठाने का काम किसने किया? जस्टिस रोहिणी की एक कमेटी बनी थी। उन्होंने ओबीसी कोटा पे, ओबीसी में जो क्रीमी लेयर है उस पे वापस से रिकन्सिडरेशन करने की बात की है, जिससे जो व्यक्ति क्रीमी लेयर में आते हैं उनको इन सुविधाओं से अलग कर दिया जाए और कुछ दूसरे व्यक्तियों को एड ऑन किया जाए जिससे उनको भी लाभ मिल सके। तो क्रीमी लेयर को डिफाइन करने के लिए बातें यहाँ पे वापस से किसने की हैं? न्यायमूर्ति रोहिणी समिति के द्वारा ये बातें की गई हैं। साथ ही साथ यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा ये अनाउंस किया गया है कि 27% हम ओबीसी को रिजर्वेशन देंगे, 10% रिजर्वेशन जो है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को हम यूजी और पीजी कोर्सेज में देंगे, जो कि हमारे मेडिकल और डेंटल कोर्स हैं। ये भी बात यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने इस सेशन में रखी। तो ये कुछ बातें यहाँ पे हाल ही में सेशन में देखने को मिली हैं। आई थिंक आपको पूरा मुद्दा समझ में आया होगा। अब देखते हैं प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद जो 105 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपके सामने आता है उसमें कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं, कौन कौन से नए प्रोविजंस आपको देखने को मिलते हैं।
सो आपको ये समझ में आया होगा। बस इतना याद रखना है कि बिल और एक्ट अलग होते हैं। ये जो हमारा 102 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जो कि 2018 में पास हुआ था, वो एनसीबीसी के बारे में है, और इसी से रिलेटेड जो बिल है वो आप हमको कमेंट करके बता दीजिएगा कि 102 नंबर का जो एक्ट है वो किस नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल बिल था। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ बर्निंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।